स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। आज की क्लास में हम बात करेंगे साइंस के बहुत बेहतरीन टॉपिक धातु और अधातु के ऊपर। तो इस चैप्टर से 50 प्रश्नों को हमने इस वीडियो में शामिल किया है। यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है जो एग्ज़ाम में कई बार पूछे गए हैं और जिनके पूछे जाने की संभावना बहुत ज़्यादा है। तो उन सभी 50 प्रश्नों को हमने इस वीडियो में शामिल किया है। उनका विश्लेषण के साथ हम पूरा बताएंगे कि इसका उत्तर ये होगा और क्यों होगा, तो आप अच्छे समझ पाएंगे। आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। और अगर आप एकेडमिक पढ़ाई कर रहे हैं, आप 9th 10th 11th 12th के विद्यार्थी हैं, तो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद वीडियो होने वाला है। अंत तक बने रहिए। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लीजिए। लगातार अलग अलग टॉपिक की वीडियो हम लेकर आ रहे हैं, तो उन सभी का लाभ उठाएंगे आप चैनल से जुड़ करके। ठीक है, तो 50 प्रश्नों का यह वीडियो होने वाला है। हम आपको एक एक प्रश्न का विस्तार पूर्वक आंसर बताएंगे। आप अंत तक बने रहिए बस, और चीज़ों को आप नोट कर लीजिएगा। ये मैं आपसे कहता हूँ कि आप जब चीज़ों को नोट कर लेते हैं तो एक बार आप पढ़ते हैं, समझते हैं, नोट करते हैं, फिर आप याद हो जाता है आपको। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहला प्रश्न आपके सामने मैं रखता हूं और उसका आंसर बताता हूं कि इसका आंसर ये क्यों होगा। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहला प्रश्न आपके सामने ये है कि निम्नलिखित में से कौन अधातु है। ऑप्शन देख लीजिए, कार्बन, सोडियम, एल्युमिनियम, कैल्शियम। तो देखिए, धातु और अधातु चैप्टर ही है, तो अधातु का पहला प्रश्न है। तो अधातु वह है जो विद्युत और ऊष्मा की कुचालक होती है, जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति रखती है, यानी ऋण आयन बनाती है। ठीक है, यानी ये भी परिभाषा है, और विद्युत और ऊष्मा की कुचालक होती है। तो देखिए, जो सोडियम है, एल्युमिनियम है, कैल्शियम है, ये तीनों धातु है, यानी इसके पास गुण है इलेक्ट्रॉन त्यागने का, यानी धन आयन बनाने का, तीनों के पास। ठीक है, विद्युत और ऊष्मा की सुचालक भी होती है। लेकिन ये जो कार्बन है, ये विद्युत और ऊष्मा का सुचालक नहीं है, ये धनायन बनाने की प्रवृत्ति नहीं रखता है। इसलिए कार्बन को धातु की श्रेणी में रखा गया है, अधातु की श्रेणी में रखा गया है। इसलिए आप अधातु बहुत सारी हैं, लेकिन इन चारों में अधातु कौन है, वो कार्बन है। ठीक है, तो पहले प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपके सामने ये है कि निम्नलिखित में से कौन सा उपधातु है। अब देखिए, यहाँ पर उपधातु का आगे देखिए, धातु, अधातु, उपधातु, मिश्र धातु। ठीक है, सभी का प्रश्न इस वीडियो में आपको मिल जाएगा। देखिए, उपधातु, ठीक है ना, मेटलॉइड जिसे कहते हैं। ठीक है, तो उपधातु कौन है वो आप देख लीजिए, जिंक, कैल्शियम, ठीक है, और जर्मेनियम, और आपका ये कार्बन है। ठीक है, तो इसमें से उपधातु कौन है। अब देखिए, उपधातु क्या होता है। उपधातु वह है जिसमें धातु और अधातु दोनों को गुण पाया जाता है, यानी कुछ प्रॉपर्टी धातु की रहती है, कुछ अधातु की, दोनों गुण पाया जाए, जो दोनों की तरह व्यवहार करें। कुछ हैं धातुएं ऐसी, ठीक है, तो उनके पास दोनों गुण है, इसलिए उनको उपधातु कहा जाता है। ठीक है बच्चों, ने बता दीजिए उपधातु क्या है। जिनके पास धातु और अधातु दोनों का गुण पाया जाता है उन्हें उपधातु कहते हैं। तो इसमें जिंक, कैल्शियम, और देखिए, जिंक तो आपका धातु ही है, कैल्शियम भी धातु है, कार्बन अधातु है, लेकिन उपधातु कौन है, तो बच गया ऑप्शन नंबर 3, जर्मेनियम। बिल्कुल, जर्मेनियम जो है वो उपधातु है। ठीक है, याद रखिएगा आप। सिलिकॉन भी आपका क्या है, आपका उपधातु है, याद रखेंगे। सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये सब आपका उपधातुओं की श्रेणी में आते हैं। तो दूसरे प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, याद रखिएगा। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न है। देखिए, 2 ऑप्शन यहाँ है, 2 अगले पेज में चले गए, मैं आपको दिखा दूंगा अभी, कि खाद्य पदार्थों के डिब्बों पर जिंक के बजाय टिन का लेप लगा होता है। आप समझिए, बहुत सारे ऐसे आपने देखा होगा कि खाद्य पदार्थ हैं जो जिनके अंदर खाना भर रहता है, तो उसमें जिंक की पन्नी नहीं होती, टिन की पन्नी होती है। टिन एक है, फॉइल, टिन की फॉइल आती है, पन्नी आती है पतली सी, वो खाद्य पदार्थों के ऊपर लगा दी जाती है। ठीक है ना, और तो क्यों लगाई जाती है, क्योंकि टिन की अपेक्षा जिंक महंगा है। तो ये रीज़न तो नहीं है, जिंक महंगा वाला रीज़न के कारण उसका प्रयोग नहीं करते हम खाने पर। टिन की अपेक्षा जिंक का गलनांक अधिक है। चलिए ये भी ऑप्शन देख लेते हैं, और 2 ऑप्शन देख लीजिए। टिन की अपेक्षा जिंक अधिक क्रियाशील है, टिन की अपेक्षा जिंक कम क्रियाशील है। देखिए,
तो जिंक की बजाय किसका प्रयोग करते हैं? टिन का, खाद्य पदार्थों पे। तो उसका सीधा रीजन है क्योंकि जो टिन है ना वो जिंक की बजाय कम क्रियाशील है, यानी जो टिन है वो जल्दी क्रियाशील नहीं करता, किसकी अपेक्षा? आपका जिंक की अपेक्षा, यानी जिंक ज़्यादा क्रियाशील है। अगर वो खाद्य पदार्थ के साथ बहुत जल्दी क्रिया करके खाद्य पदार्थ की गंध यानी उसको विकृत गंधिता उत्पन्न कर सकता है, यानी उसका टेस्ट या उसका स्वाद बदल सकता है। लेकिन जो टिन है वो जिंक की बजाय कम क्रियाशील है, वो उतना जल्दी भोज्य पदार्थ अगर उसके अंदर रहेगा उतना जल्दी नहीं खराब होगा। तो ये जो तीसरा प्रश्न है इसका जो सही उत्तर है बच्चों वो है आपका, उसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर 3 है बच्चों। ठीक है, ये देखिए कि जो टिन है, टिन की अपेक्षा जिंक अधिक क्रियाशील है। तो जिंक जब ज़्यादा क्रियाशील है तो जल्दी क्रिया कर लेगा और टिन कम क्रियाशील है तो लेट में करेगा। तो भोज्य पदार्थ बहुत देर तक जिंक की अपेक्षा ज़्यादा देर तक सुरक्षित रह पाएगा। ठीक है, तीसरे प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 3 है। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न आप देखेंगे। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक है? देखिए, विद्युत के सभी सुचालक होते हैं। देखिए, इसमें कॉपर भी है, सिल्वर भी है, एल्युमिनियम भी है, आयरन भी है, चारों सुचालक हैं। चारों में विद्युत धारा, क्योंकि चारों क्या हैं? धातुएं हैं। तो धातुएं हैं तो विद्युत के क्या होती हैं? सुचालक तो होगा ही। लेकिन सबसे अच्छा सुचालक है, यानी सबसे अच्छी करंट किस में मिलेगी आपको? तो वो है ऑप्शन नंबर बी, याद रखेंगे, सिल्वर। आप याद रखिएगा, सिल्वर Ag यानी चांदी जो है विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक माना जाता है। ठीक है ना। तो चौथे प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए। पेशेंस बना के आप वीडियो को बस अंत तक देख लीजिए। बस 50 जो सिलेक्टेड प्रश्न है ये आपका काम तमाम कर देंगे, कोई भी प्रश्न एग्जाम में आएगा। देखिए, फिर अगला प्रश्न है, देखिए समझिएगा, बढ़िया बेहतरीन प्रश्न है। एक ऑप्शन आपको दिख रहा है, 3 ऑप्शन अन्य पेज में है, तो डरने की जरूरत नहीं है, मिसप्रिंट भी नहीं है। आपको दिखाता हूँ मैं कि निम्नलिखित में कौन उपधातु तो है? आयरन है यानी Fe है, कॉपर है, निकिल है, और ये आपका Sb है। Sb मतलब आपका एंटीमनी। ठीक है ना। तो इसमें से कौन सा उपधातु है? चौथा, पहला जो ऑप्शन है वो आपका आयरन है। ठीक है बच्चों। तो आयरन, कॉपर, निकिल और एंटीमनी, इन चारों में कौन सा आपका उपधातु है? ठीक है ना, यानी जिसके पास दोनों गुण है। तो तभी मैंने वो क्या बताया था कि उन चारों में कौन सी एक उपधातु को उदाहरण, तो आपको पता चल गया जर्मेनियम है, सिलिकॉन में बताया था। अभी एक उपधातु की जानकारी इस प्रश्न में आपको मिल जाएगी। ठीक है ना, वो जरूरी भी है आपके लिए। तो वो उपधातु है आपकी एंटीमनी, याद रखिएगा। ठीक है, पहला ऑप्शन Fe है, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ कौन सी उपधातु है। तो Fe यानी आयरन होता है, कॉपर और ये निकिल आपका, तो ये सब धातुएं हैं। और उपधातु कौन है? Sb मतलब होता है एंटीमनी। आप याद भी रखेंगे, एंटीमनी का जो प्रतीक होता है वो होता है Sb, याद रखिएगा। ठीक है, तो एंटीमनी क्या है? उपधातु है। जर्मेनियम क्या है? उपधातु है। सिलिकॉन क्या है? उपधातु है, याद रखिएगा। ठीक है, तो 5वें प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी है बच्चों, ये वाला, ये। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आप देखिए, 6वां। देखिए, बेहतरीन प्रश्न है। पीतल है एक, देखिए पीतल क्या है? धातु है, अधातु है, मिश्र धातु है, उपधातु है। तो पीतल बच्चों, मैं इसका ऑप्शन आपको बता देता हूँ, यह है एक मिश्र धातु, एलॉय कहते हैं अंग्रेजी में मिश्र धातु। यानी मिश्र धातु किसे कहते हैं? जिसमें जो दो या दो से अधिक धातुओं से मिलकर बनी होती है उसे मिश्र धातु कहते हैं, याद रखिएगा। जिसमें दो धातु और अधातु दोनों गुण पाए वो तो उपधातु है, याद रखिएगा। लेकिन जो 2 या 2 से अधिक धातुओं से मिलकर बनी हो उसे मिश्र धातु कहते हैं। तो मिश्र धातु जो है आपका कॉपर और जिंक, Cu+Zn। पेपर में ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है, पीतल किन धातुओं का मिश्रण है? कॉपर और जिंक का है, याद रखिएगा। तो कॉपर और जिंक का जो हम मिला देते हैं, ठीक है, 60 और 40 के रेशियो में, यानी 60% कॉपर रहता है, 40% जिंक, तो आपका क्या बन जाता है? पीतल बन जाता है। तो पीतल भी आपका एक क्या है? मिश्र धातु है बच्चों, याद रखिएगा। ठीक है, मैंने मिश्र धातु परिभाषा बता दी। जो 2 या 2 से अधिक, कई सारी धातुएं हैं, ठीक है ना, जो आपका 2-3 धातुओं से मिलकर बनी होती हैं। ठीक है, वो सब आगे प्रश्न में आएगा तो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है ना, तो आपका पीतल एक मिश्र धातु है। 6वें प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 3 है। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, 7वां प्रश्न। देखिए, एक ऑप्शन आपका नीचे है, ये मैं नीचे पहले दिखा देता हूँ। ये देखिए NH3 है, ठीक है, तो मैं उसको यहीं पे लिख देता हूँ। ठीक है, तो NH3, थोड़ा रुकिए, चौथा ऑप्शन है NH3। अब देखिए क्वेश्चन पढ़िए आप।
कि निम्नलिखित में से कौन सा आयनिक यौगिक है। बच्चों आयनिक यौगिक क्या होता है, देखिए समझिए। ऑप्शन CH4, CO2, CaCl2, NH3। देखिए आयनिक यौगिक क्या होते हैं और बनते कैसे, मैं आपको जानकारी दे दूं कि जब धातु और अधातु आपस में क्रिया करती है तो जिस पदार्थ का निर्माण होता है उसे आयनिक यौगिक कहते हैं, याद रखिएगा। जैसे NaCl, आप समझिए Na एक धातु है, Cl एक क्या है, अधातु। ये दोनों जब क्रिया की हैं तो ये जिस पदार्थ का निर्माण हुआ है उसे आयनिक यौगिक कहते हैं। क्योंकि धातुएं इलेक्ट्रॉन त्यागती हैं और अधातुएं इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती हैं। तो एक के ऊपर आता है धनावेश, एक के ऊपर आता है ऋणावेश, यानी आयन आता है। तो इन आयनों के द्वारा आकर्षण बल से, ठीक है, ये तत्व आपस में जुड़ जाते हैं, यौगिक बना लेते हैं, तो इसको कहा जाता है आयनिक यौगिक। तो यानी कि इसमें आयन किस में होगा, जिसमें धातु होगी और अधातु। तो ये जो ऑप्शन नंबर सी आप देखिए, CaCl2 यानी आपका कैल्शियम और क्लोरीन, ठीक है, कैल्शियम क्लोराइड है। तो ये जो है आपका वो है आयनिक यौगिक, बाकी और कोई आयनिक यौगिक नहीं है क्योंकि धातु और अधातु नहीं है, ठीक है। तो अब क्लियर समझ गया आयनिक यौगिक क्या है। जैसे आपका MgO, ये भी आपका है मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है ना, ये भी आपका है। समझिए यहाँ पे धातु मैग्नीशियम, अधातु ऑक्सीजन क्रिया की है तो ये भी एक प्रकार का आयनिक यौगिक है। आइए बात समझ बच्चों, धातु अधातु जिसमें रहे उनको आयनिक यौगिक कहते हैं। तो ये CaCl2 आपका आयनिक यौगिक है। तो 7वें प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर C है बच्चों। अगला प्रश्न आप देखेंगे, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन के साथ संयोग नहीं करता, मतलब कौन सा जो पदार्थ है वो ऑक्सीजन के साथ क्रिया ही नहीं करता, याद रखिए। तांबा, गोल्ड, जिंक, पोटेशियम बच्चों। तो इसका जो सही उत्तर है वो है आपका गोल्ड, ठीक है। ये तांबा यानी आपका कॉपर, जिंक, पोटेशियम, ये सभी ऑक्सीजन से क्रिया करती हैं और ऑक्साइड बनाती हैं। ये ऑक्साइड बनता है, ठीक है, जैसे कॉपर ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड, ये ऑक्साइड बनाती है धातुएं। लेकिन जो गोल्ड, सिल्वर, ये सब धातुएं हैं ये आपका ऑक्सीजन के साथ क्रिया नहीं करती, याद रखिएगा। चांदी भी ऑक्सीजन के साथ क्रिया नहीं करती और गोल्ड यानी सोना भी ऑक्सीजन के साथ संयोग नहीं करता है। तो 8वें प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर B है, ठीक है बच्चों। एक एक प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण है, बस वीडियो को आप देखते रहिए। देखिए शुद्ध सोना को व्यक्त करता है, देखिए एक ऑप्शन नीचे है आपका, ये 12 कैरेट है, ठीक है, और ऑप्शन है 22 कैरेट, 24 कैरेट, 20 कैरेट। तो ये प्रश्न तो प्रचलित है और आप बस याद कर लेंगे कि 24 कैरेट का सोना एकदम शुद्ध होता है, ठीक है, 24 कैरेट का सोना एकदम शुद्ध होता है। हालांकि 24 कैरेट का जो हम लोग आभूषण इस्तेमाल करते हैं वो 24 कैरेट का नहीं रहता, ठीक है, उससे कम ही रहता है, 22 कैरेट या उससे कम ही का रहता है, ठीक है। तो शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है, 24 कैरेट का, याद रखिएगा। तो 9वें प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर B है बच्चों। अगला प्रश्न आप देखेंगे, कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव होता है, याद रखिए। कौन सा अधातु कमरे के ताप पर, ये भी एकदम बेहतरीन प्रश्न है। कौन एक धातु भी है, अभी बताऊंगा। धातु जो है द्रव अवस्था में पाई जाती है, बताइए धातु, और एक अधातु भी है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है बच्चों, ठीक है। तो दोनों प्रश्न आपको मिल जाएंगे। तो ब्रोमीन, पारा, तांबा, एल्युमिनियम। देखिए बच्चों, जो अधातु की बात हम करें, अधातु कौन सी है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है, तो याद रखिएगा ब्रोमीन। और कहें धातु कौन सी द्रव अवस्था में पाई जाती है, तो ये याद रखिएगा पारा, मरकरी, ये याद रखिएगा आप। ब्रोमीन जब अधातु कहेगा द्रव अवस्था में तो वो है आपका ब्रोमीन एक है, और जो धातु द्रव अवस्था में वो एक है पारा, याद रखिए कि ये प्रश्न प्रचलित है एकदम। और हमारे चैनल पे जो शॉर्ट वीडियो आपको मिल रहे हैं इस समय, उसमें भी ऐसे प्रश्न को हम करवा रहे हैं। आप जाके देखिए, प्रश्न डाल दिया गया है पहले ही कि कौन सी अधातु है जो द्रव अवस्था में, तो आपका ब्रोमीन है, ठीक है बच्चों, याद रखिएगा। तो 10वें प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर A है। अधातु कौन सी द्रव अवस्था में, ब्रोमीन, और धातु कौन सा है, पारा, ठीक है। तो ये उत्तर A सही है। अगला प्रश्न आप देखेंगे, ठीक है बच्चों। चलिए, सीसा और टिन की मिश्र धातु को कहते हैं, यानी सीसा जिसमें मिला होता है और टिन, ये दो धातुएं मिलकर किस धातु का निर्माण करती हैं, तो सोल्डर, स्टील, गन मेटल, उपधातु। तो बच्चों इसका जो सही उत्तर है वो है सोल्डर, ठीक है, याद रखिएगा। सोल्डर एक प्रकार की मिश्र धातु है बच्चों, ठीक है, जिसका उपयोग टाँका वगैरह रखने में करते हैं। जैसे कहीं जॉइंट करना है आपका, ठीक है, दो लोहे की वस्तुओं को या किसी चीज़ को टाँका रखते हैं ना, जैसे दो पट्टियों को जोड़ना है तो टाँका रख देते हैं, वो आती है वेल्डिंग करने की मशीन, तो वो आपका सोल्डर होता है। तो वो किससे मिलकर बना होता है, सीसा और टिन की मिश्र धातु से। तो ऑप्शन नंबर A सही उत्तर है 11वें प्रश्न का। अगला प्रश्न आप देखिए, वीडियो में अंत तक बस बने रहिए, सब प्रश्न एकदम महत्वपूर्ण है, आपका बड़ी आसानी से फ़ायदा हो जाएगा बच्चों। अगला प्रश्न देखिए,
कि निम्नलिखित में किसे चाकू से काटा जा सकता है? लिथियम, कैल्शियम, कॉपर, आयरन। तो कैल्शियम, कॉपर, आयरन ये सब तो एकदम कठोर धातुएं हैं बच्चों। आयरन आप जानते हैं, कॉपर भी, कैल्शियम भी मजबूत है। जो लिथियम है उसे वो मुलायम प्रकृति का होता है, ठीक है, हालांकि ठोस है लेकिन कठोर नहीं है। ठोस और कठोर में अंतर होता है बच्चों, ठीक है। तो कठोर नहीं है वो, उसे चाकू से काटा, जैसे सोडियम भी है उसे भी चाकू से काटा जा सकता है, ठीक है। तो जो लिथियम है वो इन चारों ऑप्शन में ऐसी धातु है जिसको चाकू से काटा जा सकता है। तो याद रखेंगे, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो 12वें प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए है, ठीक है बच्चों। अगला प्रश्न आप सभी देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन अधिक क्रियाशील है? बिल्कुल, अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है? अब आप देखेंगे सक्रियता श्रेणी धातुओं की होती है, वहीं से है आपका कॉपर है, Hg है यानी आपका पारा है, और Ag सिल्वर है, Au यानी आपका गोल्ड है, सोना है। इनमें ज़्यादा क्रियाशील कौन है? ठीक है, वैसे तो क्रियाशील आपका लिथियम, पोटेशियम ये सब है, लेकिन ऑप्शन के अनुसार ज़्यादा क्रियाशील कौन है? देखिए ये जो चारों में कौन ज़्यादा क्रियाशील है वो है आपका कॉपर। जब आप सक्रियता श्रेणी पढ़ेंगे तो उसमें हाइड्रोजन के नीचे ये चारों तत्व हैं, ये कम क्रियाशील होते हैं ऊपर की धातु, लेकिन इन चारों में कंपटीशन करके पूछा है बच्चों, तो आप वो ऑप्शन नहीं ढूंढेंगे कि पोटेशियम कहिए आप, लिथियम कहिए, सोडियम, क्योंकि वो ऑप्शन में नहीं है। ऑप्शन के अनुसार ज़्यादा क्रियाशील कौन है? तो जो वो श्रेणी जो है उसमें कॉपर इन तीनों से ऊपर स्थित है, ठीक है। तो इसलिए कॉपर ज़्यादा क्रियाशील है। तो 13वें प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए है, ठीक है बच्चों। चलिए अगला प्रश्न आप देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी अधातु है? देखिए बेहतरीन प्रश्न आपको मिलते रहेंगे। Fe है, कार्बन है, एल्युमिनियम है, Au गोल्ड है। तो इसका जो सही उत्तर है बच्चों, इस तरह प्रश्न आपको मिला भी था, तो कार्बन है, ठीक है। कार्बन आपका अधातु है, बाकी आयरन, एल्युमिनियम और गोल्ड ये सब धातु है। तो 14वें प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्या है? देखिए बच्चे, ये घुमा के प्रश्न पूछ लिया आपसे। देखिए कार्बन क्या है? अब देखिए उसी को उल्टा है, धातु, अधातु, उपधातु, इनमें से कोई नहीं बच्चों। तो इसका जो सही उत्तर है आप बड़ी आसानी दे सकते हैं, अभी बताया गया अधातु, ठीक है। कार्बन क्या है? अधातु। भी पूछा गया था अधातु कौन है, तो कार्बन। अब पूछा जा रहा है कार्बन कौन है, तो अधातु है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी 15वें प्रश्न का सही उत्तर है, ठीक है। मैं फटाफट आपको एकदम विस्तार से आपको एक प्रश्न करवा दे रहा हूँ। अब देखिए बच्चों, अगला प्रश्न है सिलिका क्या है? देखिए सिलिका, ठीक है, धातु, अधातु, उपधातु कोई नहीं। तो बिल्कुल बच्चों ये सिलिका ना तो धातु है, ना अधातु, ना उपधातु है, ठीक है, एक अलग पदार्थ है सिलिका। तो याद रखेंगे, तो सिलिका धातु, अधातु, उपधातु तीनों में से कोई नहीं है, ठीक है ना। मिश्र धातु आप कह सकते हैं। तो इसलिए ऑप्शन में कोई नहीं वाला ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है बच्चों। तो 16वें प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी है, याद रखिएगा, ठीक है। सिलिका धातु, धातु, उपधातु इनकी श्रेणी से बाहर है, ठीक है। अगला प्रश्न आप देखिए, सक्रियता श्रेणी में हाइड्रोजन के ऊपर के धातु, यानी अभी मैंने चर्चा की थी, हाइड्रोजन के ऊपर जो स्थित रहती हैं वो क्या होती हैं? अम्लों से अपक्रिया कर हाइड्रोजन आयन बनाती हैं, अम्लों से अपक्रिया कर हाइड्रोजन गैस बनाती हैं, बिल्कुल। साधारण ताप पर जल से क्रिया करते हैं, इनमें से कोई नहीं, बिल्कुल बच्चों। तो इसमें क्या सही है? तो जो हाइड्रोजन के ऊपर से, जैसे कि आपका पोटेशियम है, सोडियम है, जिंक है, ये सब हाइड्रोजन के ऊपर, एल्युमिनियम है, हाइड्रोजन के ऊपर स्थित होती हैं धातुएँ, ठीक है। कॉपर और Hg, Au, Ag ये सब नीचे स्थित होती हैं। तो जो हाइड्रोजन के ऊपर स्थित होती हैं वो जब क्या कहते हैं, अम्ल से क्रिया करती हैं तो हाइड्रोजन गैस विस्थापित करती हैं, निकालती हैं। तो ऑप्शन नंबर जो आपका बी है वो सही है, हाइड्रोजन गैस बनाती हैं बच्चों, ठीक है। तो उसके रासायनिक गुण जब आप पढ़ेंगे धातुओं के, तो आप ये पाएंगे कि हाइड्रोजन के ऊपर स्थित जो धातुएं हैं वो अम्ल से, तनु अम्लों से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करती हैं। तो ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर है। अगला प्रश्न आप देखेंगे बच्चों, अगला प्रश्न ये है, उच्च विद्युत धनात्मकता के कारण धातु परमाणु बनाते हैं, यानी जो उच्च विद्युत धनात्मकता है उसके कारण धातु परमाणु क्या बनाते हैं? धन आयन बनाते हैं, ऋण आयन, उदासीन आयन, सहसंयोजन बंधन। तो बिल्कुल धातुएं इलेक्ट्रॉन त्याग करके धन आयन बनाने की प्रवृत्ति रखती हैं। धनात्मकता का मतलब यही है, धन आयन इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति रखती है। जो त्यागेगा उसके ऊपर धन आवेश आएगा, और अधातु में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती हैं, ऋण आवेश आएगा। तो 18वें प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए है, ठीक है बच्चों। अगला प्रश्न आप देखिए, धातु के, बिल्कुल ये बेहतरीन प्रश्न मिल गया आपको, समझ लीजिए, नोट तुरंत खट्ट से, बहुत बेहतरीन प्रश्न है। धातु के ऑक्साइड सामान्यतः होते हैं, बच्चे याद रखेंगे, अम्लीय, क्षारीय, उभयधर्मी, उदासीन। तो इसका जो सही उत्तर है बच्चों, याद रखिएगा, क्षारीय। धातुओं के ऑक्साइड आपका क्षारीय और अधातुओं के ऑक्साइड आपका अम्लीय। फिर बता दे रहा हूँ, आगे प्रश्न है, तुरंत टिक मारिएगा ना, बहने याद कर लीजिए, ना मिले तो,
धातुओं के जो ऑक्साइड होते हैं, धातुएं जब ऑक्सीजन के साथ क्रिया करते हैं तो ऑक्साइड बनाती हैं, तो उनकी प्रकृति क्या होती है? क्षारीय, बेसिक नेचर का। लेकिन जब अधातुएं ऑक्साइड ऑक्सीजन से क्रिया करती हैं तो ऑक्साइड ही बनाती हैं, लेकिन वो ऑक्साइड होते हैं अम्लीय प्रकृति के। तो ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर है। अगला प्रश्न आप देखिए बच्चों, देखिए अयस्क से, देखिए प्रश्न बेहतरीन है। अयस्क से चुंबकीय अशुद्धियों को दूर करने के लिए जो विधि प्रयुक्त की जाती है उसे क्या कहते हैं? ठीक है, जो विधि प्रयुक्त की जाती है वह क्या है बच्चों? हाथ से चुनने की विधि, गुरुत्वीय पृथक्करण विधि, फेन प्लवन विधि, चुंबकीय प्रथम विधि। अब देखिए अयस्क को खनिज धरती से प्राप्त होता है, फिर उसको प्रयोगशाला में ले जाते हैं, अगर उसमें से धातु निकल जाती है तो उसको उस खनिज को अयस्क कह देते हैं। यानी अयस्क वे खनिज हैं जिनसे धातुओं को प्राप्त किया जाता है। तो देखिए बच्चों, जिन अयस्कों में चुंबकीय अशुद्धियाँ होती हैं, यानी लोहे की अशुद्धियाँ पाई जाती हैं, उनको किस विधि से दूर करते हैं? तो चुंबकीय पृथक्करण विधि। बिल्कुल नाम से स्पष्ट है, क्योंकि चुंबकीय गुण है तो वो उसको अलग कर देती हैं। ठीक है ना, तो चुंबकीय पृथक्करण विधि आपका सही उत्तर है, ऑप्शन नंबर डी का। ठीक है, बेहतरीन प्रश्न है बच्चों, पढ़ लीजिए। 100% आप तैयारी भी कर रहे हैं या एकेडमिक पढ़ाई कर रहे हैं तो आपका डायरेक्ट आपको प्रश्न ऐसे मिलेंगे, या आप यकीन मानिए। बस आप विश्वास के साथ प्रश्नों को देखते चलेंगे, नोट करते चलेंगे, बस इतना करिए बस आप। 21 सल्फाइड अयस्कों का सन, देखिए बिल्कुल प्रश्न आ गया बेहतरीन, उसे जुड़ा हुआ। अब सल्फाइड अयस्क रहेंगे, यानी जिसमें जैसे Hg आपका H2S, ठीक है, हाइड्रोजन सल्फाइड आ गया, यानी जिसमें सल्फर की अशुद्धि रहेगी HgS जैसे, ठीक है, HgS, ठीक है। तो जिसमें सल्फर की अशुद्धि रहती है बच्चों, उसको बोलते हैं सल्फाइड अयस्क। ठीक है, तो उनका सांद्रण कैसे करते हैं, यानी उनको शुद्ध कैसे करते हैं? तो हाथ से चुनकर, नीलाक्षन द्वारा, फेन प्लवन द्वारा, निस्तापन द्वारा। तो बच्चों इसका जो सही उत्तर है वो है फेन प्लवन विधि। फेन प्लवन, चीड़ का तेल लेते हैं, उसको पानी से भरे टैंक में डाल देते हैं तो अशुद्धियाँ क्या कहते हैं नीचे बैठ जाती हैं और वो अलग कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, यही है आपका, याद रखेंगे। तो सल्फाइड अयस्कों का जो सांद्रण है वो फेन प्लवन विधि द्वारा होता है, याद रखेंगे। चुंबकीय अयस्कों का सांद्रण चुंबकीय पृथक्करण विधि द्वारा। क्लियर है? ठीक है बच्चों, तो ये आपका ऑप्शन नंबर जो सी है वो सही उत्तर है 21वें प्रश्न का। अगला प्रश्न आप देखिए बच्चों, कि निम्नलिखित में से कौन एल्युमिनियम का मिश्र धातु है? बस बिल्कुल, यानी इसमें से जो आपका हिंडालियम है, जर्मन सिल्वर है, पीतल है, कांसा है, इसमें किसमें एल्युमिनियम की मात्रा पाई जाती है, यानी एल्युमिनियम उपस्थित रहता है। ठीक है बच्चों, तो इसका जो सही उत्तर है वो आपका हिंडालियम है। हिंडालियम में एल्युमिनियम आपका मिश्र धातु के रूप में पाया जाता है। ठीक है, जर्मन सिल्वर में अलग, पीतल में आपको बताया ही, ये सब में जिंक कॉपर रहता है। ठीक है, तो हिंडालियम एक प्रकार की मिश्र धातु है, इसमें क्या पाया जाता है? आपका एल्युमिनियम। ठीक है, तो आपका जो ऑप्शन नंबर ए है वो सही उत्तर है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न आप देखिए, बॉक्साइड निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है? बिल्कुल बॉक्साइड, लोहा, कैल्शियम, सोडियम, ये प्रचलित प्रश्न आपके सामने आ गए। बॉक्साइड किसका अयस्क है? एल्युमिनियम का, याद रखेंगे। ठीक है, Al2O3.2H2O। ठीक है, ये आपका बॉक्साइड का आपका अयस्क होता है, बॉक्साइड है का सूत्र है, और इसमें से किसकी प्राप्ति की जाती है? एल्युमिनियम की। ठीक है, एक प्रकार का ऑक्साइड अयस्क है बॉक्साइड, एल्युमिनियम का है, याद रखें, इसमें से एल्युमिनियम निकलता है। ठीक है, याद रखिएगा। जैसे गैलेना है, Pb, वो किसका अयस्क है? गैलेना, तो वो सीसा का है। ऐसे ऐसे प्रश्न आते हैं। ठीक है बच्चों, तो बॉक्साइड एल्युमिनियम का अयस्क है। तो 23वें प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी है बच्चों। अगला प्रश्न आप देखिए फटाफट, देखिए वीडियो ताकि लंबा ना हो। देखिए, कॉपर का निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क से किया जाता है? बिल्कुल, कॉपर किससे निकलता है? देखिए आपका 24वां प्रश्न मुख्य रूप से पूछा है, कॉपर ग्लास से, कॉपर पायराइट से, क्यूपराइट से। तो इसका जो सही उत्तर है बच्चों, कॉपर निकलता है, लेकिन मुख्य रूप से उसका अयस्क कौन है? तो वो है कॉपर पायराइड, CuFeS2, याद रखेंगे बच्चों। ठीक है, कॉपर जो मुख्य रूप से निकलता है वो किससे निकलता है? तो ऑप्शन नंबर बी, कॉपर पायराइड से। ठीक है, बाकी सारे अयस्क हैं लेकिन मुख्य रूप से कॉपर पायराइड से निकलता है। तो 24वें प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी है बच्चों। ठीक है, अगला प्रश्न आप देखेंगे, निम्नलिखित में से किस धातु का गलनांक सबसे कम होता है? यानी कौन सी धातु सबसे जल्दी गल जाएगी भाई? ठीक है, तो जो कठोर नहीं होगी जल्दी गल जाएगी, यानी चाकू जो कट जाएगी वो जल्दी गल जाएगी। तो एल्युमिनियम, सोडियम, कॉपर, आयरन में कौन चाकू से कटने वाली धातु है? तो आपकी सोडियम है। यानी सोडियम गलनांक कम, भाई जो मुलायम है वो जल्दी पिघल जाएगी, तो वही तो गलनांक है। जिस ताप पर कोई ठोस द्रव बदल जाए उसी ताप को गलनांक कहते हैं।
तो आपका सोडियम क्या है, वो इन तीनों में यानी चारों में आपका गलनांक कम होता है। ठीक है बच्चों, तो 25वें प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी है। अगला प्रश्न आप देखिए बच्चों, साधारण गंधक किस आणविक रूप में पाया जाता है। देखिए गंधक, ठीक है ना, किसके रूप में पाया जाता है अगर साधारण है, मतलब आपका SgS4S2, ठीक है। तो इसका जो सही उत्तर है वो बच्चों ऑप्शन नंबर बी है, Sg, ठीक है। तो साधारण गंधक के आणविक रूप में पाया जाता है Sg के रूप में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर है। अगला प्रश्न आप देखेंगे, फास्फोरस का आणविक सूत्र होता है। देखिए ऑप्शन, यहाँ ऑप्शन ऊपर से लगे हैं P, P2, P8, P4, ठीक है बच्चों। तो इसका जो सही उत्तर है वो आपका, अच्छा फास्फोरस का आणविक सूत्र, ठीक, फास्फोरस का प्रतीक तो P होता है, लेकिन आणविक सूत्र की अगर बात करें, अणु जो होता है अगर वो चारों अणु जुड़े रहते हैं तो किस रूप में रहते हैं बच्चों। तो ये सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी है P4। याद रखेंगे P तो प्रतीक है, लेकिन जो आणविक सूत्र है यानी जो यौगिक वो प्रकार से अणु बनाता है तो वो P4 है। जैसे ऑक्सीजन का O2 होता है, हाइड्रोजन का H2 होता है और गैस का, वैसे फास्फोरस का P4। तो ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर है बच्चों। अगला प्रश्न आप देखिए, निम्नलिखित में से किस द्रव में घुल जाता है। अम्लराज में, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल है, सांद्र नाइट्रिक अम्ल है, इनमें से कोई नहीं बच्चों। तो ये जो आपका 28वां प्रश्न है इसका सही उत्तर है। देखिए यहाँ थोड़ा प्रश्न करेक्ट करेंगे, निम्नलिखित में से किस द्रव में घुल, यानी जो धातु जो पदार्थ हैं वो किस में घुल जाते हैं। धातुएं हैं, धातुओं को गलाना ही है आपको, जैसे मेल्ट करना है, पिघलाना है, तो उसको अम्ल में डाल देंगे, पिघल जाएगी। तो सबसे तगड़ा कौन होता है, अम्लराज होता है बच्चों, ठीक है, जिसमें HCl होता है प्लस HNO3 होता है, ठीक है। HCl आपका 3 भाग होता है, 1 भाग HNO3 होता है, तो उसे अम्लराज कहते हैं। तो किस में धातुएं घुल जाती हैं, अम्लराज में। तो आपका जो 28वां प्रश्न है उसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए है, ठीक है बच्चों। चलिए अम्लराज ने बता दिया, समझ गए आप। अमलगम एक मिश्र धातु है, बिल्कुल अमलगम, जिसमें एक धातु हमेशा रहती है। और ये बेहतरीन प्रश्न आ गया, अमलगम में कौन सी धातु हमेशा रहती है बच्चों, याद रखेंगे, कापर, सिल्वर, पारा, सोना। तो इसका जो सही उत्तर है वो है पारा। याद रखें, मरकरी का नाम ही आ जाए तो समझिए अमलगम बनता है। अमलगम मरकरी के द्वारा ही बनता ही है बच्चों, और कोई धातु मिला देंगे और मरकरी मिला देंगे, अमलगम बन जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। तो अमलगम मिश्र धातु, उसका मुख्य धातु कौन सी जो हम जरूर रहेगा, अन्य कोई धातु हो सकती है, तो वो है पारा, ठीक है, Hg। तो ये याद रखेंगे आप ना, ठीक है। तो 29वें प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी है। अगला प्रश्न आप देखिए बच्चों, देखिए ऑप्शन नीचे इसके हैं, प्रश्न पढ़ दो फिर ऑप्शन दिखाऊं आपको, चिंता मत करिए। वल्कनीकरण की प्रक्रिया में प्राकृतिक रबर के साथ निम्नलिखित में से क्या मिलाया जाता है। वल्कनिक प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा रबर को मजबूत करने के लिए उसमें कुछ पदार्थ मिला देते हैं, वो है साधारण गंधक, एकन ताक्ष गंधक, अष्टफलकी गंधक, श्वेत फास्फोरस। बिल्कुल याद रखिएगा, प्रश्न नंबर आपका 30 है, तो इसका जो सही उत्तर है वो है साधारण गंधक। यानी प्राकृतिक रबर में क्या मिलाते हैं, साधारण गंधक मिलाते हैं। तो 30वें प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए है बच्चों, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आप देखिए, निम्नलिखित में से कौन अति ज्वलनशील है, यानी बहुत जल्दी जल जाता है आपका। अति मतलब बहुत ज़्यादा, भाई ज्वलनशील मतलब जलेंगे सभी, लेकिन सब ज़्यादा कौन जलता है। तो इसका प्रश्न देखिए, लाल फास्फोरस, श्वेत फास्फोरस, साधारण गंधक, प्लास्टिक गंधक। तो इसका जो सही उत्तर है बच्चों वो है ऑप्शन नंबर आपका बी, श्वेत फास्फोरस। यानी लाल फास्फोरस से ज़्यादा कौन ज़्यादा अति ज्वलनशील होता है, सफ़ेद फास्फोरस। तो 31वें प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी है बच्चों। अगला प्रश्न आप देखेंगे, बस वीडियो अंत तक बस आप देख लीजिए, आपका ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा। व्यावसायिक स्तर पर एल्युमिनियम धातु का निष्कर्षण किस अयस्क में किया जाता है। देखिए क्रियोलाइट है, बॉक्साइट है, कोरंडल है, इनमें से कोई नहीं। बिल्कुल अभी मैंने इस प्रश्न का उत्तर आपको बता ही दिया, आप बड़े आसानी से समझ सकते हैं। बॉक्साइट किसका अयस्क है बच्चों, तो वो है एल्युमिनियम का। यानी एल्युमिनियम का निष्कर्षण किस अयस्क होता है, तो बॉक्साइट, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर भी सही उत्तर है, याद रखेंगे। गैलेना किसका है, सीसा का है। बॉक्साइट किसका अयस्क है, तो वो है एल्युमिनियम का, ठीक बच्चे। चलिए मैग्नेटाइट, हेमेटाइट लोहे के हैं, याद रखेंगे। लोहे के निष्कर्षण में चूना पत्थर यानी कैल्शियम सिलिकेट एक यौगिक बनाता है, यह यौगिक कहलाता है। देखिए लोहे का जब निष्कर्षण करते हैं चूना पत्थर कैल्शियम सिलिकेट का एक यौगिक बनाते लेता है, यह क्या कहलाता है। 33 प्रश्न है, तो इसका है भर्जन, प्रगलन, द्रावक,
धातुमल। तो जो यौगिक बनता है उसे धातुमल कहते हैं बच्चे, याद रखेंगे। ठीक है, लोहे का तो निष्कर्षण हो रहा है तो उसमें चूना पत्थर जो कैल्शियम सिलिकेट बना रहा है यौगिक के रूप में, वो है आपका एक प्रकार से धातुमल। ठीक है, तो याद रखेंगे आप। 33 नंबर का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी है। अगला प्रश्न, ठीक है, देखिए ऑप्शन नीचे है, आप देखिए किसी तत्व के गुणधर्म का दो या दो से अधिक विभिन्न रूप प्रस्तुतिकरण तत्व की क्या कहलाती है। यानी कोई तत्व है, अगर उसका, देखिए किसी तत्व के गुणधर्म का दो या दो से अधिक विभिन्न रूप प्रस्तुतिकरण, यानी कोई गुण है जो दो गुणों को प्रदर्शित कर रहा है, तब वो क्या कहलाता है। अपरूपता, समायोता, समरूपता, उभयधर्मिता। बिल्कुल बेहतरीन प्रश्न है बच्चों, आप याद रखेंगे। ये 34वां प्रश्न। ठीक है, तो इसका जो सही ऑप्शन है अपरूपता है। ठीक है, जब कोई तत्व, किसी तत्व के गुणधर्म का दो या दो से अधिक विभिन्न रूप, यानी गुणों का दो या दो से अधिक रूप हो जाता है, तब उसे कहते हैं अपरूपता। ठीक है, समायोता क्या है, आपका आइसोमेरिज्म, कि वे तत्व जिनके संरचना सूत्र भिन्न होते हैं लेकिन आपका अणुसूत्र समान होते हैं, उसे बोलते हैं समायोगी, यानी समायोता। अपरूपता क्या है, जो आपका लिखा है किसी तत्व के गुणधर्म का दो से अधिक विभिन्न रूप का प्रस्तुतिकरण। ठीक है, वो आपका तत्व का अपरूपता कहलाता है। तो 34वें प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए है। अगला प्रश्न आप देखिए बच्चों, धातुओं की प्रकृति क्या होती है। बिल्कुल, धातुओं पर विद्युत धनात्मक, ऋणात्मक, उदासीन कोई नहीं। बिल्कुल, ये आप तैयार कर चुके हैं। धातुओं की प्रकृति धनात्मक होती है। तो 35वें प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है बच्चों, चलिए बस वीडियो में थोड़ा सा बने रहिए, ये टॉपिक मैं क्लियर कर दे रहा हूँ। लोहा एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित करने के लिए किस प्रकार की पतली परत चढ़ाई जाती है। देखिए, तांबे की, चांदी की, सोना की, जिंक की बच्चों। ठीक है, तो एकदम बेहतरीन प्रश्न है। तो देखिए, गैल्वनीकरण आप पढ़े होंगे, तो जिंक की परत चढ़ा दी जाती है धातुओं के ऊपर, खास करके लोहे के ऊपर। लोहे के ऊपर जिंक की परत का चढ़ाना गैल्वनीकरण कहलाता है बच्चों। ठीक है ना, याद रखेंगे। एनोडीकरण एक होता है जिसमें एल्युमिनियम के ऊपर ऑक्साइड की परत चढ़ जाती है। ठीक है, और जिंक की परत चढ़ जाती है जो लोहे के ऊपर। आप देखे होंगे जैसे लोहा होता है उसके ऊपर देखिए आपका चमकदार सफ़ेद रंग की परत चढ़ी देती है, तो वो गैल्वनीकरण है आपका। उस पर जिंक की परत चढ़े ताकि ये संक्षारण ना हो, जल्दी मूर्छा ना लगे, जंग ना लगे। तो ऑप्शन नंबर डी 36वें प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न आप देखिए बच्चों। ठीक है, पेशेंस बनाइए, क्लियर कर दूंगा। किस रासायनिक यौगिक को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया था। देखिए, चूर्ण, जिप्सम, चूना पत्थर और कच्चा चूना। तो इसका जो सही उत्तर है बच्चों वो है जिप्सम। आपका याद रखेंगे, जब जिप्सम को गर्म करते हैं, जिप्सम का सूत्र होता है CaSO4 2H2O बच्चों, 2H2O। ठीक है, और जब इसको गर्म कर देते हैं तो इसमें बचता है CaSO4 0.5H2O। यही किसका सूत्र होता है, आपका POP का, और इसमें 3/2 H2O निकल जाता है। ठीक है, तो याद रखेंगे। और जब प्लास्टर आप फिर जैसे छत में आप बनवाए हैं, अगर उसमें पानी आ जाता है, सीलन आ जाती है, तो वो चूने लगता है, यानी वो जिप्सम बन जाता है। यानी जब POP में पानी मिलाएंगे तो जिप्सम बन जाएगा, और जिप्सम से पुनः पानी निकाल देंगे तो वो आपका POP बन जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी 37वें प्रश्न का सही उत्तर है बच्चों। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। विद्युत अपघटनी परिष्करण में अशुद्ध धातु को बनाया जाता है। विद्युत अपघटनी एक विधि है जिसमें अशुद्ध धातु को क्या बनाया जाता है। एनोड, कैथोड, अपघट्य, इनमें से सभी। ठीक है बच्चों, तो इसका जो सही उत्तर है वो है आपका एनोड। ठीक है, अशुद्ध धातु को आपका एनोड बनाते हैं। ठीक है, एनोड बनाया जाता है अशुद्ध धातु को। तो ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर है। अगला प्रश्न आप देखिए, निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक क्रियाशील धातु। बिल्कुल, क्रियाशीलता श्रेणी आप, मैंने बताया आपको MgCaNa तो देखिए, जब आप क्रियाशीलता श्रेणी देखेंगे तो जो पोटेशियम है वो इन तीनों से सबसे ऊपर स्थित है। हालांकि सबसे ऊपर तो लिथियम है, लेकिन ऑप्शन के अनुसार पोटेशियम। ठीक है, लिथियम का पोटेशियम है, तो ये और सब इसके नीचे स्थित हैं। तो सबसे ज़्यादा क्रियाशील कौन है, पोटेशियम है। ठीक है बच्चों, 39वें प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी है। अगला प्रश्न, जब मैग्नीशियम फीता को जलाया जाता है तो उसकी उत्पन्न ज्वाला किलो। बिल्कुल, ये भी मैंने प्रश्न आपको एक वीडियो में कराया है बच्चे। ठीक है, जब मैग्नीशियम फीता को जलाया जाता है तो उत्पन्न आग की लौ कैसी होती है। देखिए, पीली, नीली, चमकीली, उजाला, लाल। तो बिल्कुल बच्चों, इसका जो बच्चे देखे हैं पुरानी वीडियो उत्तर दे सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर है चमकीली उजाला। यानी जब मैग्नीशियम रिबन को जलाया जाता है, ठीक है, तो वो किस उजाला में जलता है, चमकीली। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए बच्चों। अब देखिए कि बच्चों 41वां प्रश्न क्या है, एक्वारेजिया, रॉयल अम्ल, यहाँ जल लिखा है, यहाँ पे अम्ल कर लीजिए थोड़ा सा, अम्ल राज जिसे बोलते हैं, रॉयल एसिड। ठीक है ना,
चलिए, किस अनुपात में सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सांद्र नाइट्रिक अम्ल का ताज़ा मिश्रण है? बिल्कुल HCl याद रखेंगे, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्लस HNO3 यानी नाइट्रिक अम्ल, इनको मिलाया जाता है तो किस अनुपात में? तो एक्वा बनता है, तो 3:1 याद रखेंगे कि HCl 3 होना चाहिए, HNO3, लेकिन अगर HNO3 आगे करके बोले कि यानी नाइट्रिक अम्ल और HCl कितना अनुपात में, तो आप 1:3 बोलेंगे, तो HCl 3 होना चाहिए। ठीक है, तो HCl आगे आया है तो आगे 3 और 1 यानी ऑप्शन नंबर C आपका सही उत्तर है। अम्ल राज में मैंने बता भी दिया है कि 2 अम्ल मिला के बनता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल 3:1 में, तो ऑप्शन नंबर C सही उत्तर है। अगला प्रश्न, अपने शुद्ध रूप में धातु की सतह होती है, देखिए अपने शुद्ध रूप में धातु कैसे होती है? चमकदार होती है, खुरदरा, काला, इनमें से कोई नहीं। बिल्कुल प्रश्न बच्चे आप देखेंगे कि अगर शुद्ध रूप में धातु किस रूप में होती है, तो आपका वो होती है ऑप्शन नंबर चमकदार। धातुओं की एक विशेष चमक होती है बच्चों, जिसे धात्विक चमक कहते हैं, ठीक है ना, मेटेलिक लस्टर बोला जाता है। तो वो धातुओं की जो शुद्ध सतह है शुद्ध रूप में एकदम चमकदार होती है। तो 42वें प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर A है। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न आप देखिए, धातु के पतले तार के रूप में खींचे जाने वाली क्षमता क्या बोलते हैं? आघात, वर्धनीयता, तन्यता, लचीलापन, इनमें से कोई नहीं बच्चों, इसको बोलते हैं तन्यता। ठीक है ना, और आघात वर्धनीयता क्या है? जिसमें पीट करके चादर के रूप में धातु को बना सके, धातु गुण होता है तन्यता का, उसमें खींच करके तार भी धातु है। अब हाँ, एक प्रश्न आपको यहाँ दे देता हूँ, सबसे ज़्यादा तन्य धातु कौन है? सोना, याद रखेंगे। सोना को आप उसके छोटी सी मात्रा को, छोटी सी 1 ग्राम मात्रा को आप 2 किलोमीटर का तार बना सकते हैं, समझिए। लोहा ही है, उसको गर्म करिए, फैला दीजिए, फैलता चला जाएगा। ठीक है ना, वो तन्यता का गुण है। ठीक है, ऐसा समय नहीं होता है। ठीक है, तन्यता वह गुण है जिसमें धातुओं को फैला के तार बनाया जा सकता है। आघात वर्धनीयता वह गुण है जिसमें धातुओं को पीट करके चादर के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। ठीक बच्चों, तो ऑप्शन नंबर B सही उत्तर है। अगला प्रश्न आप देखिए बच्चों, कुछ धातुओं को पीट कर पतली चादर बनाया जा सकता है, इस गुण का कहते हैं? मैंने बता ही दिया, तन्यता, आघात वर्धनीयता दोनों, तो इसको बोलते हैं, दोनों नहीं बच्चों, एक बोलते हैं, यानी आघात वर्धनीयता। तो ऑप्शन नंबर B सही उत्तर है। ठीक, अभी बताया तो डिस्कस मैंने बता भी दिया। जो धातुएं कठोर सतह पर से टकराने की पर आवाज़ उत्पन्न करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? बिल्कुल, ये भी याद रखेंगे। अगर धातुओं को किसी आपस में ही टकरा दिया जाए, किसी दीवार से टकरा जाए, तो एक विशेष साउंड उनका होती है, उसी पहचान हो जाती है। ठीक है, तन्यता, धात्विक ध्वनि, आघात वर्धनीयता, उसको बोलते हैं बच्चों, या इसमें लिखा है ध्वनिक या धात्विक ध्वनि, यानी सोनोरस बोलते हैं, याद रखेंगे। धातुओं की विशेष एक चमक होती है, धातुओं की एक विशेष ध्वनि होती है, ये सब उसके गुण हैं। तो विशेष ध्वनि को, जो टकराने की आवाज़ है, उसको विशेष ध्वनि बोलते हैं, यानी ध्वनिक बोलते हैं, सोनोरस। तो ऑप्शन नंबर B सही उत्तर है बच्चों। अगला प्रश्न देखिए, सबसे अधिक तन्य, मैंने अभी भी इसका उत्तर, सबसे ज़्यादा कौन सी धातु को फैलाया जा सकता है? चांदी, तांबा, एल्युमिनियम, सोना। तो ऑप्शन नंबर D सही उत्तर है। सोने को सबसे ज़्यादा तन्य धातु है, फैलाया जा सकता है, तो ऑप्शन नंबर D सही उत्तर है। बस बच्चों, ये क्लियर मैं आपको कर दे रहा हूँ। ये देखिए, अभी मैंने बताया, इसको भी एकदम बेहतरीन प्रश्न है, एकदम लगा हुआ। 1 ग्राम सोने से कितना लंबा तार बना सकता है बच्चों? तो याद रखेंगे 2 किलोमीटर। सोचिए, 1 ग्राम सोना है, उसको आप फैलाएंगे तो फैलता चला जाएगा, उसका तार 2 किलोमीटर लंबा हो सकता है। यकीन न 2000 मीटर 1 ग्राम तार फैल सकता है, समझिए सोना। ठीक है, तन्यता बहुत ज़्यादा होती है सोने में, तो 1 ग्राम सोना 2 किलोमीटर तार बनाया जा सकता है। ऑप्शन नंबर B सही उत्तर है। अगला प्रश्न बच्चे देखेंगे, कमरे के ताप पर मरकरी धातु किस अवस्था में? मैंने बताया अभी, जब ऑप्शन आपको पहला दूसरा क्वेश्चन मिला था, कौन सी धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है? ठीक है, तो वो आपका थी मरकरी, यानी आपका पारा, तो द्रव अवस्था में पाई जाती है, यानी ऑप्शन नंबर B सही है। और कौन सी अधातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है? वो है ब्रोमीन, याद रखेंगे। तो धातु आएगी तो मरकरी है, यानी पारा, और द्रव अवस्था में, तो ऑप्शन नंबर B सही उत्तर है बच्चे। क्लियर है? बिल्कुल, टॉपिक आपको मैं क्लियर कर दिया हूँ। इनमें से कौन अधातु होते हुए भी चमकीला? अधातु है लेकिन फिर भी शाइनिंग उसके पास है। कार्बन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनमें से कोई नहीं है। तो बच्चे, इसका जो सही उत्तर है वो है आयोडीन। आयोडीन चमकदार होता है, शाइन होती है। ठीक है ना, समझ गए बच्चे? और तो आयोडीन आपका अधातु है लेकिन चमकदार है, एक गुण उसका धातु वाला पाया जाता है, इसलिए स्पेशल है और क्वेश्चन बन गया है। तो 49वें प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर C है। अगला प्रश्न आप देखें, लास्ट प्रश्न बच्चों, एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत चढ़ाने की प्रक्रिया क्या कहते हैं? एनोडीकरण, कैथोडीकरण, दोनों। इसको बच्चे मैंने इसका उत्तर दे दिया है आपको पहले ही, जब विस्तार से बता रहा था। एनोडीकरण, एथोडी लिखा, एनओडी आप लीजिए, एनोडीकरण। ठीक है, एनना है, एनओडी मैं लिख दे रहा हूँ, एनोडीकरण। ठीक है बच्चे, चलिए, तो एनोडीकरण आपका, ठीक है। तो एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनने की प्रक्रिया को एनोडीकरण कहते हैं। ठीक है बच्चे, आप समझ चुके हैं। ये 50 प्रश्न रहे।
तो हमने आपको ये प्रश्न को करवा दिया है। आप ज़िंदगी भर के लिए इनको याद कर लीजिए, समझ लीजिए कि किस प्रकार से ये प्रश्न एग्ज़ाम में आएंगे आपके, और आप नोट तो ज़रूर किए होंगे और आपका ये टॉपिक क्लियर भी होगा। धात और धात से ऑब्जेक्टिव जो प्रश्न बनेगा वो यहीं से बन जाएगा। क्लियर हो गए बच्चे? इससे बाहर का कुछ भी नहीं आएगा, यकीन मानिए, ठीक है। वो जो भी आएगा इसी से मिलता जुलता रहेगा, आप कर लेंगे। अगर इतने प्रश्नों की आप प्रैक्टिस अपने दिमाग में बैठा लेंगे तो 100% क्लियर हो जाएगा। अगर आप 10th के विद्यार्थी हैं तो आपके यहाँ चैप्टर है धातु धातु का भाई, तो वो विशेष ध्यान में रखकर हमने क्वेश्चन को वहाँ से उठाया है। और कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं ना, तो ये ऐसे ही प्रश्न आपको मिलते हैं। सबसे ज़्यादा तन्य धातु कौन, सबसे ज़्यादा क्या कहते हैं कम रिक्ता पर अधातु कौन सी है जो द्रव अवस्था में होती है, ऐसे प्रश्न आते हैं। बिल्कुल आप देखें होंगे। तो ये सारे प्रश्न मैंने इसमें डाल दिए हैं, आपका टॉपिक क्लियर हो गया होगा। ठीक है बच्चे, तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक, एक नई जानकारी के साथ। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।